इस वॉइस आप सभी को क्लियर है और साथ ही में स्क्रीन भी साइंस ही आप सभी को क्लियर है। गुड मॉर्निंग अभय, आई एम गुड, यू से। दीपक, जितनी भी पीडीएफ्स है वो सारी अपलोड हो रही हैं, डेली अपलोड हो रही हैं साइंस की पीडीएफ्स, आप उनको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और रही वीडियो की, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल्स आप लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाके भी क्लासेस को देख सकते हो और वहां पे अपनी स्पीड को भी 2 टाइम्स फास्टर करके भी वीडियोस को देख सकते हो। जय हिंद राहुल, राधे राधे प्रीतम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम। हाँ चलिए, तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार वॉइस का बता देंगे, वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है और स्क्रीन आप सभी को क्लियर दिख रही है या नहीं? इतना बड़ा कमेंट, गुड मॉर्निंग उर्मिला। ओके, वेरी गुड विक्रम, ऑडिबल है एंड स्क्रीन इज विजिबल है। ओके, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका जो होमवर्क है एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं, देन आफ्टर फर्दर स्टार्ट करेंगे। पहला जो मैंने दिया था वो डिग्री सेल्सियस एंड सेंटीग्रेड के बीच में आपको डिफरेंस दिया था। नहीं, पहला तो मैंने आपको रिवीजन का दिया था, है ना? ये हो गया सेकेंड। रिवीजन में आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, बाकी अभी चीजें आपसे पूछ लेंगे तो उससे आपको उससे मुझे और आइडिया हो जाएगा कि आपने पढ़ा है या नहीं। देखो, डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड में जो डिफरेंस होता है वो मेन डिफरेंस ये है, वैसे तो दोनों चीजें सेम है, दोनों थिंग्स क्या है, सेम है, यानी कि समान है। अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले जो है ना सेंटीग्रेड बोला जाता था इसको, और अब इस सेंटीग्रेड को आज के टाइम में सेल्सियस बोला जाता है। यदि मैं कहूं कि आज से थोड़े टाइम पहले, यानी 1948 से पहले की यदि मैं बात करती हूं, तो इससे पहले तो हम बोलते थे सेंटीग्रेड, और 1948 के बाद ना ये चीजें थोड़ी चेंज हुई, और चेंज होने के बाद उसी सेम थिंग को हम बोलने लग गए सेल्सियस। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी, दैट इज सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती थी बच्चे, चेंज हो जाती थी, है ना? चेंज हो जाती थी, एक जगह हमको फिक्स नहीं मिलती थी। जैसे कल हमने मास और क्या बोलते हैं, वेट के बारे में डिस्कस किया था। जैसे मास जो है वो तो हर जगह सेम मिल रहा था, लेकिन वेट हर जगह हमको सेम नहीं मिल रहा था। यही इनमें ना एक लॉजिक आ रहा था, यही इनके साथ ना एक प्रॉब्लम आ रही थी। दैट्स वाई हमने सेंटीग्रेड को किस में चेंज कर दिया, सेल्सियस में चेंज कर दिया। बाकी वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीजें सेम होती हैं। पहले इसका नाम सेंटीग्रेड था, आज के टाइम में इसको हम सेल्सियस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, दैट इज आपके म्यू में, राइट, म्यू एंड योर मोल में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपसे पूछा था। देखते हैं इसका आंसर कितने स्टूडेंट्स ने किया है। इसका आंसर आया है, दैट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास एटम के मास के लिए यूज किया जाता है और मोल ऑफ सब्सटेंस की क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। यूनिफाइड एटॉमिक मास एटम के मास के लिए, तो एटम के मास के लिए म्यू यूज किया जाता है, तो फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको एक चीज बोली थी, दैट इज कि जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस चीज का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम क्या चीज माप रहे हैं, किस चीज को हम मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा था हम एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मेजर करते हैं। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब हो गया आपका कोई एटम हो गया, या आपका कोई न्यूक्लियस हो गया, या मैं कहती हूँ कोई ग्रुप ऑफ एटम हो गया, या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस हो गया, इत्यादि को हम क्या कह रहे थे बच्चे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह रहे थे। तो अब ये चीज जो मेजर की जा रही है ना, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मेजर किया जा रहा है, इसकी तो ऐसा ही यूनिट या इसका ऐसा यूनिट मोल हो गया। और वहीं मैंने दूसरी तरफ आपको कहा था कि मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और साथ ही में ना
यदि हमें बहुत कम द्रव्यमान की किसी चीज को मापना है तो उसके लिए हम म्यू का यूज करते हैं। जैसे यदि मुझे किसी एटम को मेजर करना है ना, किसी एटम के मुझे मास को मेजर करना है तो मैं किसका यूज करूंगी, म्यू का। अब यहां भी मैं सेम चीज कह रही हूं कि इसके लिए भी मैं किसका यूज कर रही हूं, म्यू का, और यहां भी मैं सेम चीज कह रही हूं कि इसके लिए मैं किसका यूज कर रही हूं, म्यू का। अब मुझे तो ये बताओ दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में चीजें तो सेम ही आ रही है ना, एटम ही आ रहा है, न्यूक्लियस ही आ रहा है, मेन डिफरेंस क्या हुआ दोनों में। तो देखो एक चीज समझो, जब हमें किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करना है, एग्जैक्ट डाटा चाहिए, जैसे ये इतने ग्राम है तो ये इतने ग्राम है, मैटर की क्वांटिटी के लिए मोल। मैटर क्या है, मैटर इज बेसिकली इन विच दैट इज योर मास एंड वॉल्यूम इज इन्वॉल्व, राइट। चलो समझते हैं इस चीज को। देखो अगर मैंने बोला मुझे एक एग्जैक्ट डाटा चाहिए, मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो उस एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज करूंगी। और यहाँ पे ना जब मैंने आपको म्यू का डेफिनेशन दिया था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो हमारा एक मान लिया परमाणु है या हमारा एक एटम है, ठीक है, एक एटम है कार्बन 12 हम यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लेते हैं ना, तो कार्बन 12 का जो एक परमाणु है उसका जो द्रव्यमान है, राइट, C12 जो कार्बन है उसका वो जो एटम है, उस एटम का जो मास है उसको हम बोल देते हैं म्यू। तो म्यू का मतलब हो गया बेसिकली यदि हमें किसी एटम का या किसी न्यूक्लियस का कंपैरिजन करना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक वैल्यू आ गई है C12, अब उस C12 से कंपेयर करके हम और वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस C12 से मैंने कंपेयर किया कि ये इससे इतना गुना है, जैसे मान लिया मैंने वाटर का निकाला और फिर मुझे किसी और मॉलिक्यूल का निकालना है, तो ये इससे इतने गुना ज्यादा है, ये दूसरा एलिमेंट इससे इतने गुना ज्यादा है, दूसरा एटम इससे इतना गुना ज्यादा है, तो वो कंपैरिजन के लिए तो हम यूज करते हैं इस म्यू का। और यदि आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि हमारे मोल का। क्या बोला मैंने, वापस सुन लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, एग्जैक्ट डाटा के लिए आप जो यूज करोगे वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल का करोगे। और वहीं यदि मैं बोलती हूं कि मुझे कंपैरिजन करना है, C12 मेरे पास एक निश्चित है, C12 एक निश्चित डाटा हो गया मेरे पास, वो C12 ही लेंगे हम, जब भी हम इस म्यू की बात करेंगे ना तो हमेशा C12 ही लिया जाएगा। उस C12 के कंपेयर में किसी भी चीज का आपको यदि मास फाइंड आउट करना है तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं दैट इज योर यूनिफाइड एटॉमिक मास, या जिसे म्यू कह दिया जाता है। अच्छा यहाँ एक चीज और याद रख लेना, म्यू और डाल्टन ये दोनों ही यूनिट होती हैं, म्यू और डाल्टन मास की, ठीक है। ये डाल्टन जो होती है ना बच्चे, वो एक नॉन एसआई यूनिट होती है। इस बार क्या है एग्जाम्स में नॉन एसआई यूनिट पूछी जा रही है। अभी आया था आपके लाइट इंटेंसिटी की नॉन एसआई यूनिट पूछी गई थी आपके एसएससी के एग्जाम में, लास्ट अभी आपके प्री मेंस CHSL प्री का एग्जाम था शायद वो, जहां ये पूछा गया था कि एक नॉन एसआई यूनिट बताइए, CHSL प्री या CGL प्री दोनों में से एक का एग्जाम था, जहां पे ये पूछा गया था कि जो आपके ल्यूमिनियस फ्लक्स होता है ना, उस ल्यूमिनियस फ्लक्स की नॉन एसआई यूनिट क्या होगी। तो ल्यूमिनियस फ्लक्स की जो नॉन एसआई यूनिट होती है वो निट होती है, निट, ये आपसे पूछा गया था। ऐसा यूनिट नहीं पूछी, अब कुछ और पूछ लिया। तो यहाँ भी याद रखना जो मास होता है ना, तो मास के लिए भी हम, या ये जो म्यू होता है ना, इस म्यू को ही डाल्टन बोला जाता है, और ये डाल्टन भी इसकी क्या हो जाती है, नॉन एसआई यूनिट हो जाती है। ऐसा यूनिट हमने पढ़ी हुई है, ऐसा ही वो जो 7 मात्रक है, 7 मात्रक को की जब हम बात कर रहे हैं, 7 क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, उन्हीं के साथ उनकी यूनिट्स भी थी, और ऐसा ही जो बेसिकली एक ही फॉर्म को हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अभी हम आगे बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो सबकी ऐसा यूनिट को पढ़ते हुए चलेंगे। जो इंटरनेशनल तौर पर एक यूनिट बैठी हुई है उस एक क्वांटिटी के लिए, उसको बोलते हैं हम ऐसा यूनिट। चलिए यही 2 क्वेश्चन थे अपने, ये आपको क्लियर होंगे, और यदि नहीं है तो
आप पूछ सकते हो, और यदि है तो बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास की यदि बात करते हैं बच्चों, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने कल फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ लिया था, साथ ही में उनकी यूनिट्स पढ़ ली थी, लेकिन अब वो क्वांटिटीज जैसे लेंथ है, तो लेंथ को हमने मापा था मीटर में। मीटर तो पढ़ लिया, मीटर हमने समझ भी लिया ये होता है, लेंथ ये होता है, लेकिन मान लो मुझे किसी बहुत ही छोटी चीज का, बहुत ही कम चीज की लंबाई को मापना है, या फिर मुझे बहुत ही अधिक लंबाई को नापना है, बहुत ही अधिक लंबाई को नापना है, तो मैं कौन सी यूनिट का यूज करूंगी? या मुझे बहुत ही अधिक दूरी को मेजर करना है, यदि मैं चाहती हूँ कि मैं मान लो सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी को फाइंड आउट करूं, तो क्या मैं मीटर में कर सकती हूँ? मीटर में नहीं होगा ना, इसके लिए मुझे कुछ और यूनिट चाहिए होगी। ऐसे ही यदि मुझे किसी बहुत ही छोटी सी चीज का है ना, किसी मान लो पतले सा कोई तार ही है या कोई चीज है, उसकी कुछ लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी मैं स्केल भी यूज नहीं कर सकती, उसके लिए भी मुझे कुछ और इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, है ना, उसके लिए भी कुछ यूनिट होगी। तो ये सारी चीजों का जो डिस्कशन है, नॉट इंक्लूडिंग योर लेंथ, लेंथ के साथ साथ हम बहुत सारी जो आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की हमने ऐसा यूनिट तो पढ़ ली। अब ऐसा यूनिट के अलावा भी इनकी और बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जिनका जो यूज है वो हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं, उनको हम समझते हैं, और उसी चीज का डिस्कशन, उसी चीज को हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो वो सारी यूनिट्स पढ़ते हुए चलेंगे एक एक करके, जितनी भी हमारे लेंथ की, मीटर तो है, लेकिन मीटर के अलावा भी और कौन कौन सी यूनिट होती है, उन सबको हम आज की क्लास में स्टडी आउट करेंगे। बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो उसका एसआई मात्रक तो कैंडेला होता है, लेकिन यहाँ मैंने नॉन एसआई यूनिट की बात की है। तो नॉन एसआई जो यूनिट होती है वो तो आपकी निट हो गई ना, जिसको हम फोटोमेट्रिक क्वांटिटी के रूप में भी आप इसको याद रख सकते हो। ऐसा ही नहीं बोली मैंने, नॉन ऐसा ही बोली थी। अगर क्लास की बात करते हैं, साइंस पढ़ लिया था, फिजिक्स पढ़ लिया था, यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए जरूरी होता है, और फिजिकल क्वांटिटी दो होती है, सदिश और अदिश। सदिश जो होती है, स्केलर होती है, उसको हमने SMND से याद किया था, साथ ही में उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने लर्न किए थे, सविता का आधा द्रव्य, दाऊ चाग कोश से, और इसके अलावा जितनी भी बच गई वो सारी हमारी वेक्टर में चल जाती हैं। देन फर्दर हम यूनिट पे आए थे, तो जो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जरूरी होती है उनको बच्चों यूनिट कहा जाता है, और यूनिट जो होती है वो भी हमारे पास दो होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। डी से डिपेंडेंट, डी से डिराइव्ड। तो जो फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है उसको कह दिया जाता है डिराइव्ड यूनिट, और फंडामेंटल जो बेसिकली आपके फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज है, उन क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं उनको बोल दिया जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो यूनिट्स थी ना, उनको हम बेसिकली तीन देख रहे थे, देखो, एक डिराइव्ड देखी थी, एक फंडामेंटल और एक सप्लीमेंट्री। तो बाद में जो हमारे जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स की, तो उन्होंने बाद में डिराइव्ड यूनिट को, जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसको डिराइव्ड यूनिट में ही मर्ज कर दिया था, राइट। इसके अलावा जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो 7 होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हो गई फिजिकल क्वांटिटी। इनकी यूनिट मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो जाता है। वहीं जो आपके पूरक मात्रक है उसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जब समतल में हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, और स्फेरिकल सरफेस के आते ही सॉलिड एंगल। इसका फॉर्मूला चाप बटा चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, तो चाप बटा त्रिज्या याद रख लो, और इसका स्फेरिकल सरफेस का जो इंटरसेप्टेड एरिया है वो बटा में रेडियस का स्क्वायर। रेडियन, प्लेन एंगल का ऐसा ही मात्रक रेडियन, और आपके सॉलिड एंगल का ऐसा ही मात्रक स्टेरेडियन। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। ऐसा ही हमारे पास आ गया था BIPM के थ्रू, 1971 में ऐसा ही को मान्यता दे दी गई थी। अभी हाल ही में भी इनकी एक और कॉन्फ्रेंस होकर के चुकी है 2018 में। हर 4 साल में इनकी कॉन्फ्रेंस होती है। जो मैट्रिक सिस्टम है वो हमारी कंट्री में 1956 में स्टार्ट हुआ था। हाँ, इस चीज को और करेक्ट कर लेना, कल जो हमने बोला था, कल जो मैंने बोला था वहां पे स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे, तब मैंने ऐसा ही सिस्टम बोला था। वो ऐसा ही सिस्टम नहीं था। हमारी कंट्री ने 1995 में जो है वो मैट्रिक सिस्टम को 1956 में हमारे मैट्रिक सिस्टम को अप्लाई किया था, और ये लागू कब से हुआ था? 1 अक्टूबर 1948 से। इम्प्लीमेंट तो 1 अक्टूबर 1948 से हुआ था, लेकिन एक्सेप्ट कब कर लिया था?
तो अडॉप्ट कब कर लिया था? 1956 में कर लिया था। इस चीज को मैंने करेक्ट करके जब हम इस स्लाइड पे आए थे तब भी मैंने बोल दिया था, और आज की क्लास में भी मैं वापस इस चीज को अगेन रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम की बात हुई है जो 1956 में अडॉप्ट हुआ था। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? मैट्रिक वो जिसमें CGS, MKS और SI तीनों आ जाते हैं, उसको मैट्रिक या डेसिमल सिस्टम बोल देते हैं। FPS यहाँ पे नहीं आता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को ड्राइव्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब यहाँ से आज की क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको कि हम लेंथ का जो मीटर हो गया उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। नॉट जैसे हमने मास की पढ़ी, मास के लिए किलोग्राम तो हो ही गया, लेकिन उसके अलावा हमने म्यू भी पढ़ा, उसके अलावा हमने मोल भी पढ़ा, फिर हमने डाल्टन भी पढ़ा। ऐसे ही मास की भी काफ़ी अलग अलग यूनिट्स पढ़ी ना। इसी तरीके से लेंथ की, टाइम की, है ना, सबकी और अलग अलग यूनिट्स की भी हम चर्चा हमारी क्लास में करने वाले हैं, और ये सारी ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एग्जाम्स में आती है। अब मुझे फटाफट आप लोग बताओगे दैट इज कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, अभी तक चीज़ें क्लियर चल रही हैं, वॉइस भी आपको क्लियर है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ प्रीतम, इट इज़ नॉट 1948, इट इज़ 1958, सॉरी फॉर दैट। 56 के बाद ही तो 58 आएगा ना, ठीक है। ठीक है, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले ना हम लेंथ की ही कुछ यूनिट्स की बात करेंगे। तो लेंथ की ही यूनिट में एक हमारे पास होता है, दैट इज मैं बात करती हूं लेंथ की ही, हम एक यूनिट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया, यहाँ नहीं बनाते, मिड में बनाते हैं। दैट इज हम बनाने जा रहे हैं हमारा सन। ये हो गया हमारा सन, ठीक है। सूरज तो आपने देखा ही होगा, हम इसको ना थोड़ा सा ऑरेंज से कलर में कर रहे हैं, वो थोड़ा सही रहेगा। ये हो गया सन, ठीक है। अब सन जो होता है उसके सराउंडिंग में ये कुछ ऑर्बिट्स रहती है, ठीक है, और इस ऑर्बिट में ही मौजूद होती है हमारी अर्थ। मैं यहाँ बना लेती हूँ अर्थ को, ये हो गई आपकी अपनी अर्थ। यार ये कलर लाइट ब्लू इसमें ज़्यादा अच्छा लगता, चलो कोई नहीं, अब जो हो गया। वैसे तो लाइट ब्लू को, वो स्काई ब्लू को हम जो है वो रेफर करते हैं अर्थ पे, और अर्थ पे थोड़ी सी ग्रासेस वगैरह भी रहती है तो उसको भी शो कर लेते हैं। पानी तो रहता ही है, ये हो गया पानी, ठीक है। मतलब देख लेना, जस्ट एक इमेजिनेशन है, इमेजिन कर लेना। इसको हमने बोल दिया हमारी अर्थ, EARTH, ठीक है। मैंने बोला ये हो गया हमारा सन। हाँ, लाइट ईयर नहीं, सारी चीजों को अच्छे से बता दूंगी, अब समझते चलना। ये हो गया हमारा सन, ठीक है, ऑरेंज कलर में सन हो गया, इस पे लिख दिया सन। सन के सराउंडिंग में बहुत सारी ऑर्बिट्स रहती हैं जिनमें अलग अलग ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, हम ये पढ़ते हैं, है ना। अब उसी में से एक ऑर्बिट होती है ना, उस जिसमें हमारी अर्थ होती है। अर्थ भी हमारे सूर्य के क्या कर रही है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब मान लो मुझे इस सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी को फाइंड आउट करना है, तो आप बता सकते हो क्या हम इस दूरी को मीटर में नाप सकते हैं? बताइए, क्या मैं मीटर स्केल लेकर के बैठ जाऊं, स्केल से मैं नापते चलूं नापते चलूं नापते चलूं, मैं कितने सालों बाद सूर्य से पृथ्वी के बीच की इस दूरी को माप पाऊंगी? आप माप सकते हो? आप बताओ, क्या आपको सन से और अर्थ के मिड का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है, आप कैसे करोगे? इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्या हम स्केल से मापेंगे या हम क्या कर सकते हैं? इसकी कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जिससे हम फटाक से इस दूरी को नाप सके। भैया अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बैठा होगा स्केल लेकर के, कोई साइंटिस्ट, और उसने मापना स्टार्ट किया होगा और वो माप रहा होगा और इस तरीके से चीज़ें चल रही होंगी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। आप बताइए, अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते? नहीं नापते ना यार, उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खराब होता। तो क्या किया, हमारे पास एक यूनिट आई, हम ले लेते हैं रेड कलर, ठीक है। जब भी हमें सूर्य और पृथ्वी के मध्य की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है, या सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो औसत दूरी होती है या जो एवरेज डिस्टेंस होती है, क्या बोला मैंने? द
एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, हमारे सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो औसत दूरी होती है, उस औसत दूरी के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं उसको बोला जाता है AU। AU का मतलब हो जाता है, दैट इज यहां लिख देती हूं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक। इस खगोलीय मात्रक के थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो, सूर्य से और अर्थ के मध्य के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। क्या बोला मैंने, यदि मुझे सूर्य और पृथ्वी के मध्य की डिस्टेंस को या दूरी को मेजर करना है तो उसके लिए मैं एक यूनिट का यूज करती हूं, जिस यूनिट को बोला जाता है AU, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हिंदी में बोल दिया जाता है खगोलीय मात्रक। इसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि एक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है वो 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। ये 10 है, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है वो 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। अब देखना, जरा ढंग से समझना, थोड़ी बहुत मैथ्स तो हमने पढ़ी है ना। 0.496 है तो हम उसको 5 के इक्वल मान सकते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ वो 1.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 11 मीटर के बराबर हो सकता है। ये जो होती है ये इसकी वैल्यू हो जाती है, ये इसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब एग्जाम में 1.496 आ जाए तो बेस्ट ही है, तब तो हम उसको अटेम्प्ट करेंगे ही। यदि एग्जाम में 1.496 नहीं आता है तो 0.496 को आप 0.5 भी मान सकते हो, ठीक है ना। 0.496 को हम 0.5 भी मान सकते हैं। दैट्स वाई यदि ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो ये डेफिनेटली मिलेगा, तो ये नहीं तो ये, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा। तो दोनों वैल्यू हमको लर्न करते हुए चलनी है। हाँ देखिए क्या बोला, हम वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारी औसत दूरी होती है सन और अर्थ के बीच की, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रक बोला जाता है। एक खगोलीय मात्रक 1.496 गुना 10 की घात 11 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, 1.496 या 1.5, लगभग 15 करोड़ से ऊपर हो गया ये, 15 करोड़ से ऊपर। इतने मीटर हमारी अर्थ और सन के मध्य की दूरी है। ये बहुत ही ज्यादा होता है। ये तो साइंटिस्टों ने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया, इन चीजों को बना लिया, वरना आप खुद सोचो ये वैल्यू ऐसे ही नहीं है। 15 करोड़ किस चीज को बोला जाता है, 15 करोड़ से अधिक जो मीटर है उनके बीच का ये डिस्टेंस है। जब अपन अपने गॉडफादर पे आते हैं तो एक बार इसकी डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं। एवरेज डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के मध्य की, पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। वैल्यू कितनी हुई, 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर या 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर। चलो एक मात्रक तो हमने पढ़ लिया लेंथ का या दूरी का, जिसे हमने कह दिया हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब दूसरी हमारे पास आती है, उसको जरा समझते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक तो हमारा वैक्यूम, ये लीजिए, ये हो गया हमारा वैक्यूम। अभी समझाती हूँ सारी चीजों को, एक बार जरा देखते चलिएगा। ये हो गया भैया हमारा वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम को मैंने ब्लैक इसलिए बनाया है, दैट इज आप यदि देखोगे बाहर की साइड, ये हो गया वैक्यूम, ठीक है। क्लियर होगा आपको। एक होता है हमारा, यहाँ पे हम बना लेते हैं, दैट इज सन को हमने जस्ट नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। इसका वैसे यहाँ कोई यूज है नहीं, ये लो, ये हो गया हमारा सन। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है प्रकाश। प्रकाश का वेग।
अच्छा, ये प्रकाश का जो वेग है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये प्रकाश है ना, इस प्रकाश की वजह से ये सूरज बनाना पड़ गया, क्योंकि सूर्य से क्या मिलता है भैया, प्रकाश मिलता है ना। इस सूर्य से हमको क्या मिल रहा है, ये प्रकाश मिल रहा है, ये हो गया हमारा सन। ठीक है, सूर्य से हमको प्रकाश मिल रहा है, और ये जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ हम बात करने वाले हैं, एक शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज, यहाँ मैं बोल रही हूँ 1 ईयर। जब हिंदी में लिख रहे हैं तो इसको भी 1 साल लिख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ डाटा हैं जो हमने ले लिए हैं। अब देख लेना एक बार। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जरा इमेजिनेशन करते चलना। इन ड्राइंग्स को बनाने का सिर्फ रीजन ये है कि आपको चीजें ना याद हो जाएंगी। इनको बनाने का रीजन केवल इतना ही है कि जो इमेजेस है ना, उनसे चीजें आपको थोड़ा सा ना फास्टली भी और अच्छे से याद भी हो जाएंगी। ग्रीन से लिख देते हैं 1 साल। देखो सब कुछ क्लियर है, एक बार देख लेना, स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है ना। ये जो ड्राइंग है ना, इससे लर्न हो जाएगा। देखो हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। हम बात कर रहे हैं लेंथ की, एक यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी हमने बात कर ली। ये सेकंड यूनिट आई है, इस पे पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसको याद करेंगे। सन से हमको क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, और प्रकाश का जो वेग होता है ना, वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये सूरज है, सूरज से हमको लाइट मिल रही है, और जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इस प्रकाश के द्वारा, ठीक है, इस प्रकाश के द्वारा 1 साल में वैक्यूम या निर्वात में जो तय की गई दूरी होती है उसको बोला जाता है लाइट ईयर। उसको बोल दिया जाता है आपके पास लाइट ईयर। मैंने बोला दैट इज, वापस हम रिपीट कर लेते हैं, सूर्य से हमको प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश का जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इस प्रकाश वेग के थ्रू 1 साल में वैक्यूम के अंदर जो तय की गई दूरी होती है उसको कह दिया जाता है लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये वैल्यू आपको लाइट ईयर की याद रखनी है। डेफिनेशन की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है दैट इज, आपका जो लाइट ईयर है जिसको हिंदी में प्रकाश वर्ष बोला जाता है, उसका मतलब होता है प्रकाश द्वारा 1 साल में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से जो तय की गई दूरी है उसको कह दिया गया लाइट ईयर। यानी आपका वो डिस्टेंस जो लाइट के थ्रू ट्रेवल किया जा रहा है, आपकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के साथ 1 साल में, उसको कह दिया जाता है आपके पास दैट इज योर लाइट ईयर। इस लाइट ईयर की वैल्यू हो जाती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। डिस्टेंस होती है ना, जो स्टार्स जो होते हैं, तो स्टार्स के मध्यों की जो बेसिकली दूरी फाइंड आउट की जाती है वो इस लाइट ईयर के थ्रू ही फाइंड आउट की जाती है, या ये प्रकाश वर्ष के थ्रू ही मापी जाती है। देखो अब तक हमने लेंथ की 2 यूनिट्स को पढ़ लिया। एक को मैंने बोल दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरे जो है उसको हमने बोल दिया प्रकाश का वेग, उसको हमने बोल दिया प्रकाश वर्ष, जिसको हमने बोल दिया लाइट ईयर। यार मैं इतनी हिंदी बोल रही हूँ, तुम ये सोचो इससे ज्यादा हिंदी में क्या ही बोलूं। वैक्यूम निर्वात हो गया, 1 साल को 1 साल ही बोलेंगे, प्रकाश के वेग को प्रकाश का वेग ही बोलेंगे, सन को सूर्य बोल देंगे, लाइट ईयर जो होगा उसको प्रकाश वर्ष बोल देंगे। इसलिए मैंने 2 to 3 टाइम्स हिंदी में भी डेफिनेशन रिपीट की एंड इंग्लिश में भी की। अब आप बताओ इससे ज्यादा मैं हिंदी क्या ही बोल सकती हूँ तो वो आप बता दो यार, है ना। अच्छा अभी ये बताओ, 2 यूनिट्स क्लियर हो गई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और दूसरा हो गया हमारी लाइट ईयर। ये आपको क्लियर हो गई? यदि हो गई तो हम चलते हैं आगे। फटाफट मुझे कमेंट करके बताओगे दैट इज ये वाली जो यूनिट है ये दोनों ही आपको क्लियर हो गई है। अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, और फटाफट मुझे जरा कमेंट करके बताओ। इतने हम चलते हैं हमारी 3rd यूनिट पे, फिर अपन स्टार्ट करेंगे।
इसको हम वापस बोल देंगे क्या, सन। ठीक है, ये सन हो गया। यहां बना लेते हैं हम हमारी, यहां बन जाएगी हमारी अर्थ। इस अर्थ पे पानी मौजूद होगा, तो इसलिए हमने इसको कर दिया थोड़ा सा ब्लू, स्काई ब्लू। ठीक है, इस पे ग्रीनरी भी होगी, दैट्स वाई हमने यहाँ कर देते हैं थोड़ा बहुत ग्रीन। ग्रीन हो गया, आप ये हो गया। इसके अलावा ठीक है, इसको हमने बोल दिया दैट इज, बाकी जो है ये इसी तरीके से हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये अर्थ है बस। इसको मैंने बोल दिया, यहाँ मैं लिख देती हूँ दैट इज, ओ शिट, पेन की विड्थ कम करने से रह गई। इसको मैंने यहाँ लिख दिया अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बहुत अच्छा सा हमारा स्टार। यहाँ हमने बना लिया एक अच्छा सा, ये हो गया हमारा स्टार। ठीक है, सन हो गया, स्टार हो गया, अर्थ हो गया। देन आफ्टर, अब देखो एक बार इस यूनिट को और समझ लेते हैं। अब हम एक और यूनिट की बात करने जा रहे हैं। हाँ, आउच, इससे लग और गई यार। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं। देखो अभी हम पढ़ के आए थे सन और अर्थ जो होता है, सन और अर्थ के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। सन और अर्थ के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, यदि इफ आई वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सो व्हाट आई सेड, इसको क्या बोला जाएगा। मैंने पूछा सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है इसको क्या बोला जाएगा। हाँ, वेरी गुड, इसको बोल दिया जाएगा 1 AU। इसको अपन 1 AU मान सकते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान सकते हैं, जिसकी वैल्यू भी हमने लर्न की थी 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये हो जाता है हमारा अर्थ, और ये है हमारे पास स्टार। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है स्टार। ठीक है, देखो आर्क सेकेंड, जब हम बात करते हैं ना कि हमें, अभी हमने 2 यूनिट्स पढ़ ली थी, एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर। अब हम एक और 3rd यूनिट की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम कह देते हैं हमारे पास पारसेक। पारसेक, ये देखो पारसेक को हिंदी में पारसेक ही बोलेंगे। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी के मध्य की जो डिस्टेंस होती है 1 AU, तो अब समझना इस 1 AU के थ्रू, ठीक है, इस 1 AU के थ्रू जो एक आर्क सेकंड कोण बनाया जाता है, जो एक आर्क सेकंड एंगल बनाया जाता है, इसी को हम कह देते हैं योर पारसेक। इसी को कहा जाता है पारसेक। ये जो एंगल बनाया गया है ना, ये इसको बोल दिया जाता है पारसेक। क्या बोला मैंने, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी हुई 1 AU। अब इस 1 AU या इसके थ्रू जो एक आर्क सेकंड बनाया गया एंगल होता है, उसको बोल दिया जाता है आपके पास पारसेक। उसको क्या बोल दिया जाता है, पारसेक। और पारसेक ही है जो आपके दूरी का या डिस्टेंस का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक। और यदि मैं बात करती हूँ कितना बड़ा, तो देखो लाइट ईयर, सबसे पहले हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा था, एस्ट्रोनॉमिकल 1.496 थी। फिर हमने पढ़ा था दैट इज योर लाइट ईयर 9.46 था। तो 1.4 से डायरेक्ट कितना हो गया था, 9.46 हो गया था, और वैल्यू यहाँ 11 थी, उसमें 15 हो गई थी। अब ये जो पारसेक है ना, ये पारसेक आपके लाइट ईयर का भी 3.5 गुना ज्यादा होता है। यानी जितनी आपकी लाइट ईयर की वैल्यू आ रही थी दैट इज 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, उसका भी आप 3.6 टाइम्स कर लो, इतना बड़ा होता है आपका एक पारसेक।
इतना बड़ा होता है 1 पारसेक। और जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो चीजों को हम मेजर करते हैं ना, तो वो मेजर करने के लिए हम ना वहां पे हम खगोलीय मात्रक जो होता है, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट्स होती है, या फिर हम बात करते हैं आपके लाइट ईयर जो होती है, उन सबसे ज्यादा जो हम जिस चीज को मेजर करते हैं, वो जिस यूनिट का हम यूज करते हैं वो पारसेक होता है। बिकॉज पारसेक में ना एक पैरेलैक्स मेथड लगता है, पैरेलैक्स मेथड लगता है। मैं बताती हूँ, दैट इज ये जो पारसेक है ना, ये एक्चुअली में आपके 2 वर्ड से बन करके मिल करके बना है। एक को बोला जाता है पैरेलैक्स और ये हो जाता है सेकंड। अब समझना पैरेलैक्स क्या होता है आपका ना, एक तरीके की आप ये समझ लो एक विधि हो गई, एक मेथड हो गया। कैसे समझना, जैसे मान लिया मुझे किसी ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहां से मुझे इस चीज को फाइंड आउट करना है जहां मैं आप खड़ी हुई हूँ। हमारे पास 2 आईज है, ठीक है, एक पॉइंट को फिक्स कर लिया हमने, मान लिया इस पॉइंट को फिक्स कर लिया, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं इस तरीके से मान लिया खड़ी हूँ। एक बार मैंने मेरी लेफ्ट आई बंद की है ना, लेफ्ट आई बंद की है, तो मैंने केवल इस पॉइंट को अपनी राइट आंख से देखा है। जब मैं इस पॉइंट को केवल अपनी राइट आई से देखती हूँ, लेफ्ट आई बंद करके केवल राइट आई से देखती हूँ, तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा ना यहाँ दिखता है। इसकी जो डिस्टेंस है ये थोड़ी सी मान लिया यहाँ हो गई है, इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहाँ हो गई है, यहाँ हो गई है। और वहीं जब मैं बात करती हूँ इस वाले आँख की, तो इसमें जब मैं जाऊंगी तो ये भी मुझे थोड़ी सी कहाँ दिखेगी, अब मैंने इसको बंद कर लिया और इसको खोल लिया, तो ये पॉइंट भी मुझे कहाँ दिखेगा, थोड़ा सा साइड में दिखेगा, ये कुछ यहाँ दिखेगा, इस तरीके से ही दिखेगा। एक जो पॉइंट होता है ना, इसको तो हम बेसिकली क्या कर लेते हैं, फिक्स्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम 2 चीज़ों को, 2 पॉइंट को मेजर करते हैं, यहाँ से फिक्स करके। अब ये 2 पॉइंट है जो मुझे अलग अलग मिले, ये पॉइंट तो मेरे पास फिक्स था, ये पॉइंट वो है जो मुझे अपनी अलग अलग आंखों से देखने पर मिले। और ये जो मेथड होता है ना, इस मेथड को ही हम पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। और ये पैरेलैक्स मेथड इसलिए ही काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए ही काफ़ी ज़्यादा, जैसे यूनिवर्स में कोई ग्रह है या कोई चीज़ है तो हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप तो हमारे पास रहता ही है, या फिर हम बताते हैं जब हम और फर्दर आगे चीज़ों में चलते हैं तो क्या करते हैं, एक आई को तो हम फिक्स कर लेते हैं, उससे देख लेते हैं, और दूसरी आई को फिर उसके बाद हम दूसरी आई को बंद करके उससे देखते हैं। देन आफ्टर हम उनके बीच की दूरी को क्या कर पाते हैं, इस चीज़ को क्या कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं। ये इस तरीके से हमारी दूरियां जो है वो फाइंड की जाती है। यहीं पे ही एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट के आगे मुझे मे बी लर्न नहीं है कि उनका फुल नेम क्या था। उनके थ्रू बेसिकली ये जो पारसेक विधि है इस चीज को दिया गया था। इस तरीके से आपका पारसेक, आपका लाइट ईयर और साथ ही में आपका एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं। एक आई से डिस्टेंस नहीं होता बच्चे, हमको उनके बीच की दूरी को फाइंड करना है। जैसे मान लो मैंने एक आंख बंद की, आप कभी खुद ट्राई करना, आप एक चीज को फिक्स्ड कर लेना, आपको यहाँ से देखने पे, एक आंख से देखने पे कहीं अलग दिखेगी, उसकी पोजीशन थोड़ी सी टिल्ट हुई मिलेगी। जब आप इससे करोगे तो इससे थोड़ी सी पोजीशन इधर टिल्ट मिलेगी। इस तरीके से इस मेथड का यूज करके हम, इस मेथड को ही पैरेलैक्स मेथड बोला जाता है। और इसी की जब फर्दर हम और एप्लीकेशंस पे चलते हैं ना, इसी को हम फर्दर और मॉडिफाई सा करते हैं तो हमारे पास पारसेक आ जाता है। और इसलिए मोस्टली हमें अगर यूनिवर्स के अंदर चीज़ों को मेजर करना है, बिकॉज ये मेथड थोड़ा कन्वीनियंट भी है और थोड़ा सही भी रहता है, दैट्स वाई हम पारसेक का जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाकी ये सारी यूनिट्स ऐसी हैं जिनका यूज़ हम अपने यहाँ पे नहीं करते, मतलब छोटी मोटी दूरी इसको मापने में नहीं करेंगे। जैसे यदि मान लो मैं आज राजस्थान में हूँ, राजस्थान से मुझे झारखंड जाना है, तो राजस्थान से झारखंड के बीच की दूरी को तो हम किलोमीटर में ही नाप सकते हैं। मान लो इतने से ही तो किलोमीटर होगा। अब ये सब दूरियां यहाँ हम यूज कर ही नहीं सकते। आप खुद उनकी वैल्यूज देखो ना, इनकी वैल्यूज जस्ट लाइक बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। 15 करोड़ की बात की थी ना हमने, 15 करोड़। खुद सोचो, हम जब अगर हम हमारा पूरा मैप भी लेते हैं ना, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो उनकी तो लेंथ और विड्थ भी इतनी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती यार। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिट हो सकती है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम केवल ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर में स्टेट्स के मिड की जो डिस्टेंस है उसको मेज़र कर सकते हैं। तो इनका जो यूज़ है वो हम यहाँ पे नहीं करते हैं। हमारे डेली लाइफ में या हमारे जो प्रैक्टिकल अगर हम बात करते हैं, जो जिन चीज़ों की हम मोस्टली टॉक कर रहे हैं, वहाँ पे हम इस यूनिट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम बड़े पैमानों पर जाते हैं, साइंटिस्ट वगैरह की दुनिया में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे ये जो यूनिट्स है ये काफ़ी कॉमन है, क्योंकि वो
वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। अब दूर की जो चीज़ें हैं उनको मेज़र करने के लिए उनको इन यूनिट्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, उनके पास ये 2-3 ऑप्शन ही बचते हैं जिनका वो यूज़ कर सकते हैं। चलो, मैं आई होप आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, साथ ही में आपका ये क्या बोलते हैं लाइट ईयर और एक आपका पार्सेक आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है पार्सेक की, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल है, ढंग से समझना क्या बोल रहा है। इट इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, क्या बोला इसने कि यह वह दूरी है जिसमें पृथ्वी की जो कक्षा है ना, उस पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या, एवरेज रेडियस यानी कि आपकी औसत त्रिज्या, ये औसत त्रिज्या जहां एक आर्क सेकंड का कोण आंतरित कर लेती है या जहां पे एक आर्क सेकंड का कोण बना लेती है, उसी चीज को हम पार्सेक के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये हमारी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की ही एक यूनिट होती है। जब खगोलीय दूरियों को हम मापते हैं तो उन खगोलीय दूरियों को मापने के लिए हम इस पार्सेक का यूज करते हैं। एक पार्सेक जो होता है वो 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर हो जाता है, और जैसा मैंने कहा था लाइट ईयर का 3.26 गुना होता है, यानी जो सबसे बड़ा दूरी का मात्रक होता है वो हमारे पास पार्सेक हो जाता है। वो हमारे पास क्या हो जाता है, पार्सेक हो जाता है। होता क्या है पार्सेक, फिर समझ लो, वो दूरी जिस पर हमारी जो पृथ्वी या अर्थ है ना, उस अर्थ की जो एवरेज रेडियस या उसकी जो औसत त्रिज्या है वो एक आर्क सेकंड का कोण बनाती है या एक आर्क सेकंड का अपना एंगल जो है उसको बना लेती है, उसी को हम क्या देते हैं, योर पार्सेक। 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इन तीनों में से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, दैट इज वो लाइट ईयर है। सबसे ज्यादा एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो हमारे पास लाइट ईयर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज कुछ और यूनिट्स भी हैं हमारे पास लेंथ की, जिसमें आपके पास आ जाता है इंच। इंच इज लाइक बहुत छोटा है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस। तो एक इंच की यदि मैं बात करती हूँ तो उसमें 0.0254 मीटर होते हैं, 0.0254 मीटर होते हैं। आप खुद ही समझ सकते हो, लगभग इतना, एक इंच ऑलमोस्ट इतना हो गया। अच्छा, यदि हम इन सब चीज़ों को अपने बॉडी के पार्ट के थ्रू यदि आप लर्न करना चाहो तो भी ये इजीली रहती है। जैसे आपका एक जो पोरवा होता है ना, ये पोरवा, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इतने को बोल दिया जाता है ऑलमोस्ट 1 इंच। ऑलमोस्ट बोल रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 इंच, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0.0254 मीटर हो जाती है। एक फुट का मतलब क्या हो गया, आपका पैर को हम फुट ही बोलते हैं इंग्लिश में। वैसे फुट इससे बड़ा होता है, लेकिन जब हम इसका ओरिजिन देखेंगे ना कहीं जाके, तो इस फुट का एक्चुअली मतलब हमारे पैर का फुट ही होता है। अब जैसे अब सबका अलग अलग पैर का साइज होता है, सबका अलग अलग फुट का साइज अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ इसका वैल्यू जो है वो फिक्स रहता है, लगभग 0.3048 मीटर। कभी मान लो आपको सडन फुट या इंच में आपका मान लो घर वाले कभी बात कर रहे हैं, आपको वो ना आइडिया नहीं लग रहा है उस डिस्टेंस का या उस लेंथ का कि वो कितने की बात कर रहे हैं, वो इतने इंच है, तो समझ लेना 1 इंच की बात हो रही है, 3 इंच का मतलब लगभग इतना होगा। यदि वो बोल रहे हैं इतने फुट है तो समझ लेना वैसे 1 फुट लगभग इतना होता है, ऑलमोस्ट इतना हो जाता है 1 फुट। यदि मैं बात करूँ तो इतने बड़े मोस्टली पैर तो मिलते हैं नहीं, लेकिन मतलब एज कम्पेयर टू वुमेन मेंस के पैर ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन वो भी यार इतने बड़े तो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट आप आइडिया लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट आपके फुट के साइज का जो होता है वो 1 फुट हम उसको कंसीडर करते हैं अप्रॉक्सीमेट। जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना 1 फुट ये होता है, 1 इंच ये होता है, तो वहाँ पे उनको अपने पैर का साइज जो होता है या उनके फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं उनके जो फुट होता है ना, उस 1 फुट को इस तरीके से उनको 1 फुट सिखाया जाता है कि ये होता है आपके अप्रॉक्सीमेट 1 फुट। बात करते हैं माइल की, तो 1.690 मल्टीप्लाई 10⁻13 मीटर होता है, और एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.852 मल्टीप्लाई 10⁻13 मीटर आपके पास हो जाता है। नेक्स्ट आता है यार्ड दैट इज 0.9144 मीटर होता है। यार्ड आपने देखा हो, जैसे यदि आपने हॉलीवुड मूवी देखी हो तो वो कहते हैं ना हमारे यार्ड में है ना, तो जस्ट लाइक एक ऐसा एरिया, इस टाइप का एक एरिया समझ लो, ज़्यादा नहीं है वैसे, 0.9144 मीटर ही इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं। कुछ वैल्यूज़ है जिनको आप एज इन लेंथ्स आप याद कर सकते हो कि इंच भी होता है, माइल होता है, नॉटिकल माइल होता है, फुट होता है, यार्ड होता है, तो इन सबको बस उसी फॉर्म में जो है हम लर्न करते हुए बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो हमने बड़ी से बड़ी यूनिट की तो बात कर ली, बहुत बड़ी यूनिट की तो हमने बात कर ली, वहीं ये जो होता है ना ये हमारी बेसिक सी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मीटर स्केल।
मीटर स्केल, ये आपको दिख रहा होगा, एक स्केल है जस्ट नॉर्मल, स्केल में ये दिख रहा है, ये 0 और 1 होता है, तो ये 0 और 1 के बीच की जो दूरी होती है ये इसको हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, ये होती है 1 सेंटीमीटर। अब लगा लो 1 से लेकर के कितने हो गए, 15 सेंटीमीटर तक का बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट इतनी हो गई। अब इस सेंटीमीटर के अंदर ये जो लाइनें होती है ना, इन लाइनों को हम बोलते हैं mm, और 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास कितने 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास 10 mm होते हैं, ठीक है। ये 1 के अंदर 10 है, फिर 2 पे चलोगे तो 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 के अंदर चलोगे तो 3 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं 3 सेंटीमीटर कितना होगा तो आप जस्ट नॉर्मल कितना कहोगे 30 mm। यदि मैं आपसे पूछ लेती हूँ मुझे ये बताओ ये 11 सेंटीमीटर mm में कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा mm में, बताइए। जब 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर है, 2 20 के है, 3 30 के है, तो 11 कितने के हो जाएगा, तो 11 कितने के हो जाएगा बताएं। हाँ जस्ट नॉर्मल है ना, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं 10 10 का, ये 330 कहाँ से आ गया रे बच्चे, 330 कहाँ से आ गया, जस्ट नॉर्मल कितने के हो जाएगा 110 के हो जाएगा, 110 mm के हो जाएगा। देखो लेंथ का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, लेंथ का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर होता है, और वहीं जो सेंटीमीटर mm है इनका भी यूज हम काफी ज्यादा करते हैं। ये स्केल आपको दिख रहा होगा, इसमें 0 से 1 ये इतना 1 सेंटीमीटर होता है और इस सेंटीमीटर के अंदर mm होता है। अच्छा 1 मीटर में, आप 1 मीटर में भी याद रखो, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में होते हैं 1000 mm। ये 3 रिलेशन है जो काफी यूज आते हैं, मैथ्स पढ़ोगे तब भी ये काफी यूज आएंगे, तो इनको जस्ट नॉर्मल अपने माइंड में थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और वहीं 1 मीटर में कितने हो जाते हैं 1000 mm हो जाते हैं। जब हम आगे चलते हैं, मान लो हमारा जो मीटर स्केल होता है ना, ये मीटर स्केल की भी एक हम कहते हैं एक लिमिट होती है कि ये इस लिमिट के मध्य ही चीजों को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो ये आपके 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर 2 मीटर तक की ही चीजों को केवल मेजर कर सकता है। मीटर स्केल में हमेशा याद रखना इसकी लिमिट जो होती है वो यही होती है, 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर 2 मीटर। आप देखो मीटर में दे रखा है, अगर इसको मैं जस्ट नॉर्मल सेंटीमीटर में बताना चाहूँ ना, तो सेंटीमीटर में ये हो जाएगा आपके 0.1 सेंटीमीटर से लेकर के आप मान लो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना ना भैया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जस्ट नॉर्मल मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना था, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। यदि मैं इसकी बात करती हूँ, जैसे मैंने बोला 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर 2 मीटर होते हैं, और ये रिलेशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को मुझे किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो जस्ट नॉर्मल 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 1/1000, और यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो गया 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, कितना बच गया 1/10, और 1/10 को मैं कितना लिख सकती हूँ 0.1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 को मैं कितना बोल दूंगी 0.1 सेंटीमीटर, और वहीं यदि हम बात करते हैं 10 की पावर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 2 का, तो ये कितनी बन गई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो ये है जस्ट मीटर स्केल की लिमिट को आपको याद रखना है। अगर mm में पूछ लेता है तो mm में कन्वर्जन याद रखना, 1 मीटर का 1000 mm होता है, तो जस्ट नॉर्मल मीटर को लर्न कर लेना किसके अंदर, mm के अंदर। किसी में भी पूछ सकता है वो, आप तो एक वैल्यू याद कर लो ये वाली, ठीक है। मीटर तो बेस्ट है ही क्योंकि वो ऐसा ही है, तो मीटर तो बेस्ट है ही, एक वैल्यू याद कर ली, बाकियों का कन्वर्जन कर लो, रिलेशन आपको याद है ही, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है जब, अब यहाँ पे ड्रॉबैक क्या आया कि ये हमारे 10 की पावर -3 मीटर तक की चीजों को ही मेजर कर पा रहा है। अब यदि मुझे इससे ज्यादा, इससे कम की चीजों को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो लेंथ को मेजर करने के काम आ रहे हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर की बात की जाए तो ये जो होता है ये 10 की पावर -3 मीटर तक की
-3 नहीं -4, 10 की पावर -4 मीटर तक की चीजों को मेजर कर सकता है आसानी से, 10 की पावर -4 मीटर। वहीं हम आगे चलते हैं, मान लो आप 10 की पावर -4 मीटर से भी कम की आपको चीज को मेजर करना है, तो आप यूज करते हो स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर, स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर। ये जो इमेज में आपको दिख रहा है ये है आपका स्क्रू गेज। अगर आपको कोई भी चीज जो 10 की पावर -5 मीटर से भी कम की है, इस चीज को यदि मेजर करना है तो हम यूज कर लेते हैं स्क्रू गेज या फिर आपका स्फेरोमीटर। इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली जिनका यूज हम लेंथ को मेजर करने के लिए हमारी सराउंडिंग में या हमारे फिजिकल जो वर्ल्ड है ना, जो हमारी फिजिकल तौर पे आसपास डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो हम इन चीजों का यूज देख सकते हैं। मोस्टली हम स्केल का यूज करते हैं, बाकी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की अगर बात की जाए तो यदि आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, 11th-12th में यदि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो ये सब चीजें उससे आप फैमिलियर होंगे। इनके लीस्ट काउंट वगैरह भी दिए जाते हैं, स्कूल्स में भी ये प्रोवाइड होते हैं, वो लोग इससे प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं। इसके बाद से आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो स्टार्ट होते हैं, जितना पढ़ा है उनका आंसर करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी से पूछ रहा है कि 1 नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है, 1 नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है, 2000 मीटर, 1672 मीटर, 1852 मीटर या 2450 मीटर। हाँ, वायर के डिस्टेंस के लिए भी हम बच्चों क्या करते हैं, हम हमारे स्क्रू गेज का ही यूज कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है सी, दैट इज 1852 मीटर। 1 नॉटिकल माइल इतने के बराबर होता है। 1 माइल कितने के बराबर होता है, दैट इज योर 1000 मीटर, 1509 मीटर, 914 मीटर या 1609 मीटर। बताइए आपका 1 माइल कितने के बराबर होता है, 1 माइल आपका कितने के बराबर होता है। हाँ, दैट इज हमारा करेक्ट आंसर होता है डी, 1609 मीटर के। नेक्स्ट, 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 या 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 या 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। 1 प्रकाश वर्ष। सबसे पहले आंसर वेद प्रकाश ने दिया है और वो कह रहे हैं बिल्कुल राहुल, आंसर सी नहीं, आंसर बी होगा। प्रकाश वर्ष की बात हो रही है। 1 प्रकाश वर्ष 9.4 से गुना 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है। जो ये दे रखा है ना, ये तो प्रकाश का वेग होता है, ये तो प्रकाश का क्या होता है बच्चे, वेग होता है। जो हमारे लाइट होती है ना, उस लाइट की जो वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से वो ना ट्रैवल करता है। सबसे फास्टेस्ट होती है, सबसे फास्टेस्ट जो होती है वो हमारे प्रकाश का वेग ही होता है वैक्यूम में। कितना होता है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 10 के पावर -15 मीटर। अच्छा, एक होता है वैक्यूम, जिसकी हम वहां भी बात कर रहे थे, वैक्यूम या जिसको हम बोलते हैं निर्वात। निर्वात वो जगह होती है या निर्वात वो स्थान होता है जहां हवा मौजूद नहीं होती है, जहां पर एयर मौजूद नहीं होती है। ठीक है, जहां एयर नहीं है उस जगह को बोल दिया जाता है वैक्यूम। जैसे आपका जो बल्ब होता है, घर में आपने देखे होंगे ना, बल्ब होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, जो येलो से कलर की शेड देते हैं ना लाइट की, जो बल्ब होते हैं, वो उन बल्ब के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, निर्वात क्रिएट होता है। दैट्स वाई जब वो बल्ब फूटते हैं ना, तो फूटने पर उनकी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या क्रिएट हो रखा होता है, निर्वात या वैक्यूम क्रिएट हो रखा होता है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इज अ पारसेक ऑफ अ लाइट ईयर। पारसेक लाइट ईयर का कितना गुना होता है, 2.36, 3.62, 3.26 या 6.23, कितने गुना होता है। धनंजय क्या पूछ रहे हैं आप, 1 मिनट धनंजय। आप कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे हैं धनंजय, एक बार रिपीट करेंगे, क्या चीज पूछ रहे हैं। 3rd में हाँ, दैट इज 4th का जो होगा,
एक मिनट, थर्ड में क्या एरर आई? 9.46 मल्टीप्लाई नहीं, 9.4, अच्छा यहाँ ये माइनस दे रखा है। 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर होगा, ये ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक्चुअली माइनस लिखा हुआ है, 10 की पावर -15 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, यही चीज ना, हाँ यही चीज ना, +15 होता है। 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर होता है। ये वाली वैल्यू करेक्ट है, वहां पे मे बी वो -15 था, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए फोर्थ पे, दैट इज फोर्थ की जो बात कर रहे हैं, पारसेक प्रकाश वर्ष का कितना गुना होता है। यार कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, तो वो मिस्टेक्स में मे बी ऐसा हो कि -15 जो सॉरी +15 था उसकी जगह वहाँ पे -15 हो गया, हो जाता है यार, कर भाई टाइपो एरर भी हो जाती है, उसकी वजह से वो मे बी हो गया हो। बाकी नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है आपका, पारसेक प्रकाश वर्ष का कितना गुना होता है? 2.36, 3.62, 3.26 या 6.23। कई बार आप लोगों से भी तो गलतियां हो जाती हैं यार, कोई नहीं, एक दो चल जाती हैं, कोई नहीं उर्मिला। चलिए फोर्थ का जो है वो कितना होगा? 3.26 गुना ज्यादा होगा। और जरा ये बताइए इस पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? इस पारसेक का ना जरा मान भी बता दीजिए कितना होता है, पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? पारसेक 3.26 गुना तो होता है, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने देख लिया, लेकिन कितना होता है इसका वैल्यू भी तो होगी ना कुछ, कितनी होती है पारसेक की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? हाँ दैट इज 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? किलोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। जरा मुझे ना सब लोगों के ना ये जितने भी ऑप्शंस है ना, इन ऑप्शंस के मीटर में भी आंसर बता देना। मतलब मेरा ये है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं और 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं। और जरा इस क्वेश्चन का भी एक राइट आंसर बता देना। हाँ दैट इज फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, पारसेक। और जरा इस क्वेश्चन का भी आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 6। कितना होगा आपके पास? हाँ 1 किलोमीटर में बताइए फास्ट, द क्वेश्चन इज योर्स, फास्टली आंसर करेंगे। हाँ दैट इज 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर हो गए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने? 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर, इतने ही होते हैं। 1 लाइट ईयर में 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। और लास्ट बात करते हैं 1 पारसेक में, तो अभी करके आए हो 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। ये चारों हैं जो आप लर्न रखिए, करेक्ट, वेरी गुड। निकिता, उर्मिला, इन्होंने सबने आंसर किए हैं, प्रीतम ने भी। चलिए नेक्स्ट पे चलने से पहले कुछ और यूनिट्स हैं जिनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी अपन बात कर रहे थे बार बार लेंथ की, अब हम बात करने जा रहे हैं एरिया की, या जिसको हम कह देते हैं क्षेत्रफल। एरिया की या क्षेत्रफल। देखो एरिया, अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करती हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और मोस्टली जो है वो हम रेक्टेंगल ही कंसीडर करते हैं यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो, ठीक है। रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का होता है, ये इसकी होती है लेंथ और इसको हम बोल देते हैं ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है, लंबाई गुना ये चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। जो आपका रेक्टेंगल होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L इंटू बी होता है,
अब यहाँ हम ये जो क्षेत्रफल बात करने वाले हैं ना, 1 एकड़ हो गया, क्योंकि देखो प्लॉट खरीदे जाते हैं या जमीन खरीदी जाती है घर में, आपने देखा होगा ना, जैसे आपको प्लॉट खरीदना है तो वो क्या कहेगा, इतने बाय इतने का है ना, या वो कुछ आपको बना बनाया घर खरीदना है या कोई रूम खरीदना है तो वो बोलेगा इतने बाय इतने का है ना। तो वो इतना बाय या इतना आपको क्या बता रहा है, वो एक्चुअली में उसका क्षेत्रफल बता रहा है, एक्चुअली में वो उसका एरिया बता रहा है, यानी इतनी तो उसकी लेंथ है। मान लो उसने बोला 5 × 10 है, तो वो इतनी फर्स्ट वाली जो यूनिट है ना वो तो आपको लेंथ बता रही है और सेकंड वाली जो है ना वो आपको ब्रेथ बता रही है। तो इस तरीके से हम जो प्लॉट खरीदते हैं या कोई मकान वगैरह खरीदते हैं ना, तो उनमें इतने बाय इतने का मतलब ये होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वही चीज क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की बात की जाती है एक बैरन, तो एक बैरन जो होता है वो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा देखो, लेंथ को किस में मापा जाता है, मीटर में ही मापा जाता है। ब्रेथ को भी किस में मापा जाएगा, मीटर में ही नापा जाएगा। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाता है, मीटर स्क्वायर। इसलिए जो एरिया होता है उस एरिया का जो एसआई मात्रक या एरिया की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। दैट्स वाई 1 बैरन 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर हुआ। 1 एकड़ कितना हुआ, 4047 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर 10⁴ मीटर स्क्वायर। आगे आता है आपके पास हैवी मासेस। यदि आपको बहुत ही ज्यादा अधिक द्रव्यमान को क्या करना है, मेजर करना है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। जब बहुत ही अधिक द्रव्यमान को मेजर करना है तो द्रव्यमान क्या हो गया, किसी भी पदार्थ का कोई गुण हो गया। वैसे तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। यदि कम द्रव्यमान को मेजर करना है तो भैया म्यू यूज कर लो, डाल्टन यूज कर लो या मोल पे चले जाओ कभी कभी। लेकिन बहुत अधिक द्रव्यमान मेजर करना है तो, बहुत ज्यादा करना है तो ये यूनिट्स होती हैं। जैसे 1 टन या 1 मैट्रिक टन। 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो, 1000 किलो, क्योंकि मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलो होती है। और लेंथ की एरिया की बात करेंगे तो वहां पे भी लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर। तो हमने जितनी भी ये यूनिट्स रखी है ना, इन सबको ऐसा यूनिट वाले कंसेप्ट में ही रखा है। जैसे मास का हुआ किलोग्राम, तो दैट्स वाई यहाँ रिलेशन भी किसका दिया गया है, किलोग्राम। आगे बात करते हैं 1 क्विंटल। 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो। 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो। 1 पाउंड का मतलब 0.4536 किलोग्राम होता है, या फिर 16 आउंसेज होता है, या 16 आउंसेज होता है। अब एक चीज समझना जरा, कि जब हम बात करते हैं कि जैसे आपको केक लेना है, बर्थडे पे आप गए, बर्थडे पे आपको केक लेना है, तो वो केक जब आप लेते हो ना तो वो बोलता है कितने पाउंड का चाहिए, तो वो एक्चुअली में पाउंड का मतलब कुछ ग्राम हो जाते हैं। जैसे यहाँ वैल्यू दी हुई है ना 0.4536, तो ये लगभग 0.4536 को हम ऑलमोस्ट 500 ग्राम मान सकते हैं। इतना ही तो है, 0.45 दिया हुआ है तो उसको लगभग 500 तो माना ही जा सकता है। तो लगभग वो 500 ग्राम के इक्वल होता है। जब भी केक लेने जाओ तो माइंड में रखना, अगर 1 पाउंड बोल रहा है तो 1 पाउंड का मतलब लगभग वो 500 ग्राम का है। आगे बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा, उस द्रव्यमान के सबसे बड़े मात्रक को हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, CSL कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। यदि हम बात करते हैं हमारे सूरज की, तो सूरज का जो एक्चुअली में द्रव्यमान है ना, मास है, उस द्रव्यमान का भी 1.45 टाइम्स गुना ज्यादा है। यदि 1.45 टाइम्स गुना ज्यादा है हमारे सन के मास का, इतनी ज्यादा बड़ी होती है चंद्रशेखर आपकी लिमिट। हमने क्या पढ़ा, हमने लेंथ की कुछ और यूनिट्स पढ़ी, एरिया की कुछ यूनिट्स पढ़ी और साथ ही में मास की पढ़ी। और एक स्लग होता है वो केवल 14.57 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, यदि बहुत ही कम मास मेजर करना है तो वही 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU या 1 म्यू, जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, 1 म्यू का किलोग्राम में रिलेशन क्या होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। इतना कम होता है। 10 की घात -27 आ रही है, -27 का मतलब कितनी सी चीज हो गई, कितनी छोटी सी चीज हो गई, उस चीज की बात कर रहा है। वहीं बहुत ही कम यदि है तो उसको कैरेट में भी नापा जाता है। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 क्या हो गए, ग्राम। और वहीं जो हमने 1 पाउंड की बात की तो उसमें हम मानते हैं लगभग 500 ग्राम। अब बात कर लेते हैं कुछ टाइम यूनिट्स की। तो टाइम की जब बात की जाती है तो टाइम के लिए भी कुछ और यूनिट्स यूज की जाती है, जैसे सोलर डे। वैसे तो सेकंड तो यूज किया ही जा रहा है,
वो तो ऐसा ही मात्रक हो गया। सोलर डे का मतलब होता है पृथ्वी है, पृथ्वी जैसे हमको पता है पृथ्वी अपनी एक्सिस पे क्या करती है, घूमती है, अपनी एक्सिस पे भी क्या करती है, रोटेट करती है ना, एक्सिस पे रोटेट करती है। तो पृथ्वी एक दिन में ये जो घूम रही है ना, इस एक्सिस पे ही केवल एक दिन में जितना घूम रही है, अपनी एक्सिस पर ही जितना घूम रही है, इसी को बोला जाता है सोलर डे, सूर्य दिवस जिसको बोला जाता है, या सौर दिवस जिसको बोला जाता है, जो लगभग कितने देर के बराबर होता है, 24 घंटे के बराबर होता है। लगभग कितना, 24 घंटे के, भैया ऑलमोस्ट 24 घंटे में वो 23 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, 23 पॉइंट कुछ मिनट्स होता है, लेकिन उसको हम ऑलमोस्ट 24 आवर्स ही मानते हैं। नेक्स्ट आता है सोलर ईयर। तो भैया हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर भी रिवॉल्यूशन कर रही है, घूम रही है, तो वो कितनी बार में घूम लेती है, जिसको हम ऑलमोस्ट 1 साल कहते हैं। तभी तो हमारे वेदर्स चेंज होते हैं। देखो दिन और रात तो क्यों हो गई, क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और वहीं वेदर क्यों चेंज हो गए, क्योंकि पृथ्वी सन के चारों ओर रिवॉल्यूट कर रही है। तो उसी चीज की तो बात की गई है कि दैट इज ये जो सोलर ईयर होता है, यानी कि ये जो आपका सौर वर्ष होता है, इसका मतलब वो टाइम पीरियड जो अर्थ के चारों ओर घूमने में, सूर्य के चारों ओर घूमने में अर्थ को लग रहा है। ऑलमोस्ट 365 डेज होता है, लेकिन उसको हम 365.25 या 366.25 सीरियल डेज में मापते हैं। लूनार मंथ, लूनार मंथ का मतलब देखो, हमारे सूर्य जो है ना, इस सूर्य के चारों ओर तो घूम रही है हमारी अर्थ, और ये हमारी अर्थ है ना, इस अर्थ के चारों ओर घूम रहा है हमारा मून, ठीक है। तो ये जो मून है ना, इस मून को जो एक रिवॉल्यूशन करने में लगा हुआ टाइम होता है, जिसकी वजह से पूर्णिमा और अमावस आती है ना, फुल मून और हाफ मून जो कंसेप्ट रहता है, वो रहता है, वो लूनार मंथ या चंद्र मास की वजह से रहता है, जो ऑलमोस्ट 29.5 डेज का रहता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट होता है शेक। शेक भी आपके टाइम की एक यूनिट होती है। 10⁻⁸ सेकेंड को 10⁻⁸ सेकेंड को बोल दिया जाता है एक शेक। 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड्स। इसके अलावा कुछ प्रेशर की यूनिट्स होती हैं। प्रेशर की यूनिट्स काफी पूछी भी जाती हैं। प्रेशर क्या होता है तो वो देख लेना एक बार। प्रेशर या मैं बोलूं दाब। दाब का मतलब होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। यदि हिंदी में बात करूं तो ये होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे मत समझो। देखो हमारे पास मान लिया कोई ये है, ये कोई डिस्क मान ली हमने, ठीक है, और एक ये मेरे पास ये डिस्क है। यदि मैं बात करती हूँ, ये हमको देखो साइज में आपको भी दिख रहा है, ये वाली बड़ी है, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, ठीक है। इसका जो एरिया है उसको हमने A1 मान लिया, इसके एरिया को हमने मान लिया B, ठीक है। अब आपको भी दिख रहा होगा कि जो एरिया A है ना वो बड़ा है एरिया B से, ये आपको दिख रही है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको बड़ा दिख रहा होगा इसके क्षेत्रफल से। अब जरा चीज समझना, ढंग से समझना। यदि एक तरफ तो मुझे इसको उठाना है, ठीक है, इसको उठाना है, और एक तरफ मुझे इसको उठाना है। अब मुझे ये बताओ, मेरे लिए A को उठाना आसान होगा या B को उठाना आसान होगा? यदि ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, इसमें हम वेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। इसका क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है, इसका क्षेत्रफल जो है वो कम है, तो किसके ऊपर मेरे को प्रेशर लगाना आसान होगा, या किसको मुझे उठाना जो है वो इजी होगा? मैं किस में से, दोनों में से किसको जल्दी से उठा सकती हूँ? हाँ, लूनार मंथ में 27 डे, लूनार मंथ में 29.5 डेज होते हैं। ये इसको 29 रखना, 29 होता है, वो हिंदी में लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये 29.5 डेज होते हैं। अब देखो सिंपल सी एक चीज है, ये B है, ये मुझसे आसानी से उठ जाएगा। तो यहाँ एक कंसेप्ट समझना, यदि हमारे पास क्षेत्रफल किसी चीज का कम होता है ना, यदि मेरे पास किसी चीज का क्षेत्रफल कम है, जैसे इस B का क्षेत्रफल ज्यादा कम है, तो यहाँ मेरे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यदि मैं बोलती हूँ जिसका मेरे पास क्षेत्रफल ज्यादा है, उसका मेरे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनली हो रहा है ना। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। यदि मैं बोलती हूँ मैं प्रेशर के मान को बढ़ा रही हूँ तो क्षेत्रफल कम होगा, और यदि क्षेत्रफल को बढ़ा रही हूँ तो मेरा प्रेशर क्या होगा, कम होगा।
यही कंसेप्ट है, यही चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और इसी चीज की बात है जो हम प्रेशर में करते हैं। जैसे या आप ऐसा समझ लो, जैसे मान लो आपको पाइप है, उस पाइप से ना गार्डन में पानी दे रहा है, उस पाइप में से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, उस पाइप में से नॉर्मल पानी आ रहा है, आप गार्डन में पानी दे रहे हो, आपने हाथ में उस नली को पकड़ रखा है, अच्छे से पेड़ों में पानी दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप जो वो पाइप है ना, यदि इस पाइप के इस वाले छेद पर, इस वाले जहां से पानी निकल रहा है, इस होल को ना यहाँ से ऐसे प्रेस कर देते हो, तो प्रेस कर दिया, प्रेस करते क्या लग गया, प्रेशर लग गया, तो अब उसमें से पानी क्या नहीं हो रहा, नहीं निकल पा रहा, अब उसमें से अटक रहा है। ऐसे ही हमारी लाइफ है, मान लो हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, हम नॉर्मल फ्री चल रहे हैं, तो सारी चीजें सही चल रही हैं, लेकिन जैसे ही हम पे कुछ प्रेशर आ गया, हम यही बोलते हैं ना, प्रेशर आ गया, पढ़ाई का प्रेशर आ गया या किसी और चीज का प्रेशर आ गया, तो हमारी सारी लाइफ क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। जस्ट लाइक दैट, जैसे ही आप इस पाइप में ना यहाँ पे इसको प्रेस कर दोगे ना, तो प्रेस करते ही इसका जो एरिया है वो तो क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रेशर का मान क्या हो गया, बढ़ गया, एरिया का मान तो कम हो गया, क्योंकि पहले ये इतना था, जब आप इसको कंप्रेस किए तो इस एरिया का मान तो कम हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रेशर का मान क्या हो गया, बढ़ गया। आपने उसको बहुत अच्छे से ना ऐसे पकड़ के अच्छे से टाइटली ना अच्छे से प्रेस कर दिया, तो प्रेशर तो बढ़ गया, लेकिन क्षेत्रफल कम हो गया। इसी चीज को प्रेशर बोलते हैं। ये प्रेशर हो गया कि आपने उस चीज को कितना प्रेशराइज कर दिया, आपने उस चीज को कितने अच्छे से प्रेस किया है। अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में प्रेशर होता है कि स्ट्रेस होता है। यदि मैं मेरे माइंड की बात करती हूँ, भैया मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ये ही आपको बताना होगा कि अगर मैं मेरे माइंड की बात करती हूँ तो मेरे माइंड में मेरे पास प्रेशर रहेगा या मेरे पास स्ट्रेस रहेगा, दोनों में से क्या चीज है जो मेरे माइंड में एग्जिस्ट करेगी। क्या मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा या मेरे माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा होगा। ये तो माइंड की बात हुई। और वहीं दूसरी बात करेंगे बॉडी की। बॉडी प्रेशराइज होती है या बॉडी स्ट्रेस्ड होती है, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। आपको ये बताना है माइंड में प्रेशर या स्ट्रेस होता है या बॉडी में प्रेशर या स्ट्रेस होता है, क्या वो टर्म है जिसको हम यूज करते हैं। यहाँ वापस आ जाते हैं, कम ऑन द पॉइंट। अब समझना, ये जो बल है ना, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम एक और नाम से पास्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी जो है अपन क्लास को जो है यहीं पे लीव करेंगे, है ना, क्योंकि आपकी रीजनिंग के भी क्लास है, वो भी फर्दर स्टार्ट होगी। प्रेशर से अपन कल वापस से स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेंगे, प्रेशर से स्टार्टिंग से यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, प्रेशर से यानी कि आपके दाब से। उसके बाद चीज़ों को समझते हुए चल लेंगे। बाकी ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, इसको समझना, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। कल इसको वापस भी समझ लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ आपको समझ आए वो समझने का ट्राई करना। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। थर्ड, आपको रिवीजन करना है, वो मस्ट है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कल आप क्लास में करके आएंगे। एसके रॉय, क्लास स्टार्ट हो जाएंगी यार, तुम खुद बताओ। तुम्हारा जो पूरा शेड्यूल है ना वो पूरा बिजी है। ऐसे बिजी शेड्यूल में आपको कहाँ से चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। आप साइंस की क्लास, ये फिजिक्स की क्लास को कंप्लीट होने दो। फिजिक्स की क्लास कंप्लीट होते ही अपन कोई और सब्जेक्ट जो है आपका वो स्टार्ट कर लेंगे। बस आपको जीके ज़्यादा पढ़ना है ना, तो फिजिक्स को कंप्लीट होने दो अभी, और उसके बाद फर्दर कुछ और स्टार्ट कर लेंगे जीके का। बस, थैंक यू, ओके, वेलकम। हाँ, और पास्कल आया कहाँ से था? पास्कल एक साइंटिस्ट थे, बैलिस सी पास्कल, उनके वहां से आया था। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं ना बच्चे। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको रीजनिंग भी पढ़ना है, जिनको कंप्यूटर भी पढ़ना है। रीजनिंग जो है ना वो बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, आपका बहुत टाइम ले जाएगा। जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है ना, ऐसे ही आपका रीजनिंग है, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। वहाँ प्रैक्टिस चलती है और बहुत सारी, मतलब प्रैक्टिस भी चलती है और बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स रहते हैं। हर टॉपिक के पीछे कितनी चीज़ें छुपी रहती हैं। तो अब चीज़ें ना स्मूथ होंगी, लेकिन वो होती रहेंगी। टेंशन मत लो, सारी चीज़ें करा दी जाएगी। इतना मत घबराओ, इतना मत सोचो। बस जो
पढ़ाया जा रहा है ना, एटलीस्ट उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, उनको पेंडिंग मत रखो। मैंने कल भी यही कहा था, जो चल रहा है ना उस पे फोकस करो, जो आने वाला है उस पे बाद में कर लेना, वो आए जब उस पे फोकस कर लेना, अभी जो चल रहा है अभी इस पे फोकस कर लो। ओके चलिए क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, ओके अपना होमवर्क कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है।